देखिए एनसीईआरटी का 9.1 क्वेश्चन है। 9.1 के दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट कितना है? पहला पार्ट है मस्तिष्क की अपेक्षा, मान लो मनुष्य है, यहाँ पे प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2। तो किसी भी मनुष्य का मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों पर दाब अधिक क्यों है? दाब यहाँ ज्यादा होगा कि दाब यहाँ ज्यादा होगा? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे दोनों जगह वायुमंडलीय दाब बराबर है, यहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब बराबर है, यहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो है ध्रुवस्थैतिक दाब, इतनी ऊंचाई के बराबर दाब और मिल जाता है। यहाँ का दाब कम है, यहाँ का दाब ज्यादा। यहाँ पे जो P2 होगा, पैरों का जो दाब होगा, पैरों का दाब जो होगा, मस्तिष्क के दाब P प्लस H होगी, जितनी ये हाइट के बराबर ब्लड भरा हुआ है, इतना दाब उसमें जुड़ जाएगा। मान लो हम लोग कोशिश करें कि पैरों पे दाब अधिक होगा, कि कमर पे होगा, कि सबसे ऊपर होगा, जितना ऊपर हम जाते जाएंगे हमारा दाब कम पड़ता जाएगा। तो पैरों के दाब यहाँ पे सबसे अधिक, और जो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे दाब क्या होगा? सबसे कम होगा। तो अगर कोई पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा दाब कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा दाब उसके पैरों में होता है। वायुमंडलीय दाब तो यहाँ पे है, P1 P यहाँ पे है और P यहाँ पर भी है, लेकिन P1 इक्वल टू केवल P है, केवल वायुमंडलीय दाब के बराबर। और जो पैरों का दाब है उसमें वायुमंडलीय दाब के साथ साथ, इंग्लिश में बता दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ लिक्विड कॉलम का प्रेशर जुड़ जाता है। लिक्विड कॉलम क्या है? ये द्रव स्तंभ का दाब इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ और यहाँ दोनों जगह से, लेकिन पैरों में लिक्विड कॉलम का प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सेस प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि पैरों में दाब अधिक होता है, मस्तिष्क के कम, सिर के दाब कम। इसका बी पार्ट देखो, 9.1 का ए है। अब 9.1 का बी पार्ट पढ़िए। देखो न्यूमेरिकल सीखना जरूरी होता है, लेकिन सीखने के साथ साथ समझना जरूरी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 9.1 का बी पार्ट पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 किलोमीटर ऊंचाई पर, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ें, 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा होना था। यदि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक है, तो वायुमंडल जो मेरा है वो 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचा है, जैसे पृथ्वी तक है, इसे से 100 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो वहाँ पर भी वायुमंडल दाब है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। प्रश्न ये कह रहा है अगर हम 6 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाएं तो वायुमंडलीय दाब जो हमारा सी लेवल होता है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा है। स्पष्ट करो तो ये प्रूफ करना ऐसा क्यों है? फिर वही बात, सब कोई बात है। जैसे वायुमंडल फैला हुआ है, अर्थ सरफेस है, यहाँ सब वायुमंडल है, तो हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो जो वायुमंडल है उसमें वायु भरी हुई है, वायु का स्थैतिक दाब होता है, वायु प्रेशर लगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं मेरा दाब क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब P है, यहाँ पे पूरा का पूरा 100 किलोमीटर का वायुमंडल दाब लगाता है, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे हमारी वायुमंडल की जो लंबाई है वो घटती जाएगी। जैसे ऊपर पहुंच गए, मान लो यहाँ पे पहुंच गए, ए पर पहुंच गए, ये अर्थ सरफेस मान लो E है। जैसे हम ए पर पहुंच गए तो हमको ये वायुमंडल दाब नहीं लगाएगा, केवल ये वायुमंडल लगाएगा, और ऊपर चले जाओगे और दाब कम हो जाएगा। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं वायु स्तंभ की लंबाई घटती जाती है। वायु स्तंभ की लंबाई घट जाती है तो वही फार्मूला P प्रोपोर्शनल H। H अगर कम हो गया तो दाब क्या हो गया? कम। ये रीजन है, कोई रीजन। एकदम वायुमंडल से बाहर चले जाएं तो वहाँ दाब 0 हो जाएगा, वहाँ प्रेशर रहेगा ही नहीं। जहाँ वायुमंडल नहीं वहाँ प्रेशर है।
एक भी पार्ट है, समझना जरूरी है कि पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो तुम्हारा दाब घटता जाएगा। कल्पना करो कि एक बैलून तुमने ले लिया, अर्थ सरफेस में फुलाया, उस बैलून को लेके ऊपर चले जाओ तो बैलून का आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? दिमाग लगाओ। एक बैलून हमने यहाँ पे फुलाया, उसका आयतन मान लो V1 है, हम 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऊंचाई पर चले गए, उसका आयतन V2 हो गया, तो V2 का मान ज्यादा हो कम हो? सोचो, V2 का मान V1 से ज्यादा हो कि कम होगा? बुद्धि काम नहीं करे। जैसे ऊपर जाओगे, जिस दाब ने बैलून को दबा रखा है वो कम हो जाएगा, जब दाब कम हो जाएगा तो ज्यादा फैल जाएगा। तो बैलून फुला के ऊपर लेके जाओ तो उसका आयतन बढ़ता जाएगा, और नीचे लेके आओगे तो आयतन घटता जाएगा। पक्का? एक बैलून तुमने फुलाया लेकिन उसका आयतन छोटा पड़ रहा है, ज्यादा फुला दोगे तो फट जाएगा, तो लेके हेलीकॉप्टर के ऊपर चले जाओ, आयतन उसका बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात हो गई कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मेरा वायुमंडलीय दाब कम होने का एक ही कारण है, वायु स्तंभ की गहराई कम हो जाती, वायु स्तंभ की लंबाई कम हो जाती। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? सी पार्ट पढ़ो, सी पार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है तथा पुरोस्टैटिक दाब एक अधिश्रासी दाब बल होता है, मतलब जो है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, लेकिन फिर भी दाब सदिश अधिश्रासी क्यों? देखो कैसे। सी पार्ट देखो मजेदार बात, तुमसे कोई पूछ ले तो मुझसे आवाज नहीं निकलेगा, तुम बोलो चाहे इतना, बातें चाहे नहीं करो। यही अगर पेट में क्वेश्चन आ जाए जो कि 25 तारीख को होना है, तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? तुम कहोगे स्केलर, स्केलर है तो क्यों? समझो, हम जानते हैं P बराबर होता है F/A, तुम भी जानते होगे, बोल दोगे P बराबर F/A। जब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, बोर्ड में देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर होता है, क्या होता है? एरिया वेक्टर। अब देखिए इसमें दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में ए से स्केलर प्रोडक्ट कर दो, अदिश गुणन कर। अंश में भी एरिया से अदिश गुणन कर दिया और हर में भी अदिश गुणन कर दिया। दो सदिश राशियों का अदिश गुणन क्या होता है? दो सदिश राशियों का अदिश गुणन एक अदिश राशि है, ये अदिश होता है। ये f cos थीटा हो गया, ये a² हो गया, ऊपर भी अदिश और नीचे भी अदिश। तो अदिश बटे अदिश क्या होता है? अदिश। ध्यान दीजिए। तो दो, यद्यपि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन प्रेशर एक अदिश राशि है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे फोर्स और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जिस सरफेस को मेजर करते हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स है। तो तीनों बातें तुम्हारी समझ आ गई, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस तरीके से तुम्हारा एनसीईआरटी का 9.1 हो गया। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने से समझ डेवलप होती है। अभी तुमको हम रेफरेंस बुक भी लगवाएंगे कुमार मित्तल के, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें। ये सब क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन से रिलेटेड समझ वाले क्वेश्चन, यही सब कॉम्पिटिशन में आते हैं। चलिए 9.1 हो गया, 9.2 देखिए। सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी 9.2 बोलिए। पढ़ो क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले अपना पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले को सुनाना। पहला पार्ट है, इसमें देखिए 5 पार्ट हैं, पांचों तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन हैं। पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक कोण है, कल हमने बताया था किसी बैच में। आर्ट्यूज एंगल होता है, मरकरी और ग्लास के बीच जो
कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो ऑप्टिक एंगल होता है। हिंदी में बता दें तो पारा और कांच के बीच जो स्पर्श कोण है वो अधिक कोण होता है। ऑप्टिक एंगल को या अधिक कोण को एक ही बात है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक होता है। लेकिन जल और पारा, जल और कांच ले लें तो स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, यानी एक्यूट एंगल होता है। इट मींस 90 डिग्री से कम होता है। किसी में तो पढ़ाया, किसी में भी नहीं पढ़ाया। तो हमसे कह रहा है कि जब जल के कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण है, स्पर्श करो क्यों? स्पर्श करो। अब देखिए 9.2 पारे के साथ कांच का स्पर्श कोण अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है। लेकिन जो उसके जल के साथ है वो न्यून कोण है। ऐसा क्यों? हम जानते हैं स्पर्श बिंदु पर कांच और जल, मान लो ये कांच है और ये जल है। कांच और जल के स्पर्श बिंदु पर जो जल की सरफेस होती है वो कॉन्केव होती है, अवतलाकार होती है। अवतल सरफेस होने के कारण स्पर्श कोण की परिभाषा से टेंजेंट ग्रहण किया जाता है। जल और कांच के स्पर्श बिंदु से जल के भीतर की ओर कांच के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया कोण और जल पे खींचा गया कोण, ये स्पर्श कोण होता है। जो चूंकि अवतल से होता है इसलिए वो 90 डिग्री से कम होगा। और मरकरी क्या करता है? उत्तल से बनाता है। यह हमने कल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। ये उत्तल से बनाता है। अब यहाँ पे खींचोगे तो एक ये एक साइड हो गया और एक सरफेस ये 90 डिग्री से। यही कारण है कि 90 डिग्री से कम तो दूसरा अधिक। चलो बी पार्ट क्या है इसका? कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है, जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। क्यों? बड़ी अच्छी चीज है। देखिए मान लो मेज हो गई, मेज हो गई, ये जल की बूंद है, ये जल, ये क्या है? पारा। दिमाग लगाओ, जल की बूंद डाल दो तो ऐसे फैल जाती है, फैलने का प्रयत्न करो और पारे की बूंद गोल हो जाती है। क्यों? तो ये इसका जवाब है ससंजक बल के कारण। जल और कांच के बीच जो असंजक बल है वो ज्यादा होता है, जो ससंजक बल है वो कम होता है। इसीलिए जल फैलने का प्रयास करता है, तो खींचता है। और पारे और कांच के बीच जो ससंजक बल है वो ज्यादा होता है, असंजक बल कम होता है, इसलिए वो बूंद बना लेता है। इंग्लिश में बता दें कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज लेस देन एडिसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल। बट इन अदर हैंड cohesive force between mercury molecule is greater than adhesive force between mercury and glass molecule. This is the reason why जल फैल जाता है और पारा ड्रॉप हो जाता है। क्लियर? इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, सीखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए 9.1 बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखो, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्यों? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्यों? अब हम क्या करेंगे इसमें? तो इसका जवाब देना है। मान लो 2 नंबर में आ गया कि कोई लिक्विड है, उसका सरफेस टेंशन उसके एरिया पे क्यों डिपेंड नहीं करता? व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। तो हम ये कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई पर लगने वाला परपेंडिकुलर बल पृष्ठ तनाव। अगर द्रव के फ्री सरफेस पे या मुक्त पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा खींचे तो उसकी यूनिट लंबाई पे जो लगने वाला बल है वो पृष्ठ तनाव होता है। यही कारण है कि वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। We know that according to definition of surface tension is a perpendicular force acting per unit length of line drawn on liquid surface. तो इसमें कोई एरिया आता नहीं है, तो इसलिए डिपेंड। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, जल में खुले अपमार्जक के स्पर्श कोणों का मान क्या होना चाहिए? इसको अंग्रेजी पढ़ो, क्या है देखो, अपमार्जक क्या करना?
जल में घुले, लोग इंग्लिश में पढ़ लो, अपमार्जक के स्पर्श गुणों का मान कम होना चाहिए। तो लिखो इसका जवाब है यस। जल में घुले अपमार्जक का के लिए स्पर्श गुणों का मान कम होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श गुणों का मान कम होगा तो जो हमारा प्रेशर है P = 2T/R, इसका जब प्रूव कराएंगे तो मैं भी T बराबर होता है HR/ρg/2 तो इसका कोण का मान कम होना चाहिए, कम होगा तभी प्रेशर अधिक हो जाएगा, और प्रेशर अधिक होगा तभी वो जाके उसके छोटे छोटे होल तक इंटर कर पाएगा, छिद्रों तक प्रवेश कर पाएगा। तो इसका जवाब है यस, अधिक होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है, यदि किसी वायु बल का प्रभाव ना हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है। बताओ। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो कोई भी लिक्विड हो, यहाँ वाटर की बात नहीं हो रही, मरकरी की बात हो रही है, केरोसिन की बात हो रही है, तो क्या लिक्विड की ड्रॉप गोलाकार होगी, स्फेरिकल होगी? यस, निश्चित तौर पे स्फेरिकल होगी। ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। लेकिन फ्लैटेंड क्या हो जाता है, चपटा क्या हो जाता है? जब उसका ग्रेविटी भी काम करने लगती है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो 100% स्फेरिकल। किसकी वजह से होगा? सरफेस टेंशन की वजह से। तो 5 पार्ट है, देखिए पांचों का जवाब तुम्हें लिखना पड़ेगा। हम जब बता रहे हैं तुमसे मैं लिखवा के तुम बोल, और इससे तुम्हें नॉलेज हो रहा है, क्योंकि तुम्हें कुमार मित्तल भी करवाएंगे। तुम देखना कुमार मित्तल में तुम्हें सवाल तो खूब लगाओगे, लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज है, जो दैनिक जीवन में यूज होता है, जो व्यवहारिक है, जो कंपटीशन में आता है, वो तुम नहीं पढ़ोगे, वो तुम्हारे सिर से निकल जाएगा, जान ही नहीं पा रहे। केवल कुमार मित्तल पढ़ोगे तो यूपी बोर्ड टॉप करोगे, यूपी बोर्ड में टॉप करोगे, और कुमार मित्तल के साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कंपटीशन में टॉप करोगे। केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सीबीएसई बोर्ड टॉप करोगे। ये बता रहा हूँ कहाँ तुम अच्छा करोगे। इसीलिए जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं और एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हैं, उनके यूपी बोर्ड के नंबरों पे कोई असर नहीं आता, लेकिन कंपटीशन पीछे छूट जाते हैं। अगर उतनी ही मेहनत करके एनसीईआरटी के भी सवाल में समझ डेवलप कर लें तो सीधे सीधे जेई, नीट, सीईटी, इंटर से भी हो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जब बड़े होकर जाओगे, बड़ी बड़ी कोचिंग के लोग जाते हैं, 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो उनको यही सब सिखाया जाता है। न्यूमेरिकल दम से लगा देते हैं आंकिक वाला, लेकिन टेक्निकल जहाँ बात आती है वहाँ फेल हो जाती है। ये बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट देखिए 9.3। 9.3 आप लोग पढ़े अपने अपनी बुक में। चलो पढ़ो क्या लिखा है। हमारे पास जो बुक है उसमें हिंदी में दिया हुआ, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन में आएंगे। प्रत्येक स्टेटमेंट की मुझे एक्सप्लेनेशन करना है। 9.3 पहले 9.3 का ए देखो, 5 पार्ट है, सब लिखना है। ए क्या है पढ़िए। व्यापक रूप में द्रवों का प्रस्तनाव बढ़ने पर व्यापक रूप में द्रवों का प्रस्तनाव बढ़ने पर बढ़ता है, घटता है। प्रस्तनाव बढ़ने पर क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ो। अगर द्रव का प्रस्तनाव बढ़ जाए तो निश्चित तौर पे
मान लो कोई फोर्स बढ़ जाएगा, संसंजक बढ़ जाएगा, आधिक दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादातर व्यापक रूप में लें तो हर चीज़ बढ़ती है। तो लिख लो, व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठतनाव बढ़ने पर बढ़ता है, जैसे चाहे प्रेशर हो चाहे फोर्स हो, सब बढ़ जाता है। जैसे कहते T इक्वल टू क्या होता है बताओ, F अपॉन L। T इक्वल टू क्या होता है, QT अपॉन R। यहाँ पे देखो W बराबर क्या होता है, T डेल्टा। इतने सूत्र पढ़ो सबने, देखो अगर हमारा पृष्ठतनाव बढ़ जाए, T बढ़ जाए तो बल बढ़ जाएगा, T बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, T बढ़ जाए तो वर्क डन बढ़ जाएगा। तो व्यापक रूप से पृष्ठतनाव बढ़ने पर ये सारी चीजें बढ़ जाती है। कोई है? सब लोग अपनी साइकिल में ताला लगाया हो सही से? अगर किसी की साइकिल में ताला नहीं लगाया तो शाम तक चोरी हो जाएगी, एक आध घंटे। कल एक साइकिल चोरी हुई है और आज दीपावली टाइम है, लोग पैसे ढूंढ रहे हैं, पैसा नहीं मिलता है तो साइकिल चुरा लेते हैं। अगर किसी की साइकिल में ताला नहीं लगाया तो निश्चित वो चोरी हो जाएगी। अब देख लीजिए तो सब लोग बातें करने लगे, इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है। व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठतनाव बढ़ने पर घटता है। क्या घटता है, तुम नाम दिया नहीं? चलो दूसरा भी पढ़ो। तो गलत छपा हुआ। पृष्ठतनाव बढ़ेगा तो ताप घटेगा। पृष्ठतनाव ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी पार्ट देखो, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर, हमने कहा था गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है और द्रवों की क्या होती है, घटती है। तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है जबकि द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। सी पार्ट देखो, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपण प्रतिबल विकृत के समानुपाती होता है। अपरूपण जो प्रतिबल है वो अपरूपण विकृत के समानुपाती होता है, जबकि ध्रुवों के लिए वह अपरूपण विकृत की दर के समानुपाती होता है। ठीक है। डी पार्ट देखो, किसी तरल के अपरिवर्ती प्रवाह के लिए संकीर्ण पर प्रवाह की चाल में वृद्धि का अनुसरण होता है। जानते हो बर्नौली की प्रमेय का आधार है, बताइए तुमको। नेक्स्ट देखो, ई किसी वायु सुरंग में किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ के लिए क्रांतिक चाल की तुलना में अधिक होती है। चलिए भाई, अभी तक थ्योरी चल रही है। 9 पॉइंट कितने हो गया, 3, 9.4 देखो, ये सब थ्योरी है। 9.4 देख लीजिए। 9.4 ब्रो बुक है। देखो तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगेंगे, जानते हैं, लेकिन कंपटीशन में यही आएंगे और तुम समझ नहीं पाओगे। फिर अब तुम्हें यही फैसला करना है कि सीखना है कि यूपी बोर्ड में टॉप करना है, कंपटीशन में टॉप करना है। 9.4 क्या करा है, हमें निम्नलिखित के कारण स्पष्ट करने हैं। पहला पॉइंट क्या है, तुम लोग पढ़ो इंग्लिश मीडियम वाले। किसी कागज की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज पर ऊपर की ओर हवा फूंकनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। क्यों? किसी कागज की पट्टी है, देखो एक कागज की पट्टी, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है और यहाँ भी हवा है। हम चाहते हैं क्षैतिज बनी रहे, हम चाहते हैं जहाँ पे है वहीं पे बनी रहे, नीचे ना गिरे। तो इसको ऊपर फूके कि नीचे फूके, इसके ऊपर फूके कि नीचे फूके, दिमाग लगाओ। जिधर फूकोगे उधर वेग ज्यादा हो जाएगा और जहाँ वेग ज्यादा हो जाएगा वहाँ दाब कम हो जाएगा।
तो अगर मुझे क्षैतिज इसको रखना है तो इसके ऊपर फूंको, ऊपर फूंकोगे तो ऊपर वेग अधिक हो जाएगा और ऊपर दाब कम हो जाएगा, तो क्षैतिज बना रहेगा। और नीचे फूंक दोगे तो नीचे गिर जाएगा। अगर नीचे फूंके तो कहाँ गिर जाएगा? तो लिख लो, इसमें समझ लो। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार क्षैतिज रखने के लिए हमें कागज के ऊपर फूंकना चाहिए। ऊपर फूंकोगे तो क्या होगा? क्या बड़ा कठिन काम होता है। हमारी जगह अपने आप को रख के देखो, जब बच्चों का मन ना लगे और वो सवाल सिखाना पड़े तो बहुत कठिन है। आज की डेट देखो, देख रहे हो, अभी चैलेंजिंग की डेट आएगी और टेस्ट की डेट आएगी। आज की डेट में जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं वो चैलेंजिंग के दिन मुस्कुराएंगे, जो आज लोग बातें कर करके मुस्कुरा के पढ़ रहे हैं वो चैलेंजिंग के दिन या न्यूमेरिकल के दिन दुखी हो जाएंगे। अब दोनों चेहरे हम देखते हैं, आज का भी देखते हैं और उसके बाद वाला भी देखते हैं। अब बताओ किस चेहरे पर भरोसा करें? हम समझा रहे हैं तो समझ नहीं। हमने तो बड़े प्यार से बताया, कागज है, मान लो कागज है, हम चाहते हैं क्षैतिज बना रहे, अपना दिमाग लगाओ, हम चाहते हैं क्षैतिज में रुक जाए। इसका भार होता है कुछ ना कुछ, अगर इसको हवा में छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं रुका रहे, तो हम क्या करें, इसके ऊपर फूंक मारने देंगे, इस करके इसके ऊपर की हवा को गति दें। तो जब ऊपर हवा की चाल ज़्यादा हो जाएगी तो ऊपर का दाब कम हो जाएगा, और जैसे ऊपर का दाब कम होगा नीचे दाब अधिक हो जाएगा। इसी दाबांतर द्वारा जो बल लग रहा है वो इसके भार को संतुलित करेगा और ये कागज रुका है। बहुत तेजी से फूंक मार दोगे तो कागज ऊपर भी जा सकता है, जैसे टील उड़ जाती है आंधी में। लेकिन अगर हम नॉर्मल फूंक मारते हैं तो ये भार संतुलित हो जाएगा, ये हवा में रुका रहेगा। अब तुम सोचो नीचे फूंक मार दें, तो नीचे फूंक मारोगे तो नीचे वेग अधिक हो जाएगा, नीचे दाब कम हो जाएगा। एक तो इसका भार, दूसरा दाब, ये दंड से नीचे बैठ जाएगा। बिना फूंक मारे तो बैठ जाता है, और फूंक मारोगे तो तुरंत बैठ जाएगा, राइट? हालांकि तुम समझ नहीं पाते, ऊपर फूंक कहता तुम समझ ना पाए कोई बात नहीं, मारना पड़ेगा। इधर फूंक मारोगे, चलो आगे बढ़ो। बी पॉइंट क्या है? जब हम किसी जल टोटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं, किया हुआ हमने कभी कभी, जब हम किसी जल टोटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच की खाली जगह में तीव्र जल धारा फूट जाती है। क्यों बताओ? जैसे हम कोई जल धारा है उसको अपनी उंगलियों से बंद करें, पानी तुम्हारा आता है, ये पानी उंगलियों से बंद करते हो, आंखों में करते हो कि बंदे क्या होता है? एकदम से यहाँ से जब छिद्र होते हैं जल धारा तीव्र गति से निकलती है, क्योंकि हम जानते हैं अविरतता के सिद्धांत से, किसके? अविरतता के सिद्धांत से। हालांकि तुम भूल चुके हो 3 दिन में, नहीं भूले हो? A1 B1 बराबर A2 B2। जब हम अपनी उंगलियों से बंद करते हैं तो जल धारा का क्षेत्रफल कम हो जाता है, और क्षेत्रफल कम होने की वजह से उसका वेग अधिक हो जाता है। यही कारण है कि बंद करने पर वेग बढ़ जाता है। अगर उसको हम पाइप को चौड़ी कर दें तो वेग क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? समझ गए? भाई बहुत कठिन काम आज मुझे करना पड़ रहा है, बच्चे हमारे बोर हो रहे हैं। सी हम क्या करें? सवाल कोई हम लिख के लाए हैं? ये तो एनसीईआरटी का है। कभी तुमने अपने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया है? इंजेक्शन तो लगे होंगे, अब जरा गौर से इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार दवाई की बहिर्प्रवाही धारा को अधिक अच्छा नियंत्रित करता है। क्यों बताओ? कह रहा कि इंजेक्शन लगाते समय, पढ़ो तो बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ने किताब तो है। इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार
दवाई की बहिर्प्रवाही धारा को अधिक अच्छा नियंत्रित करता है। बस वही है, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार सुई की नोक का क्षेत्रफल कम होता है, इसी की वजह से उसका वेग अधिक है। A1 V1 बराबर A2 और डी पार्ट देखो, डी किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर दाब लगाता है। अगर बारीक छिद्र से तरल निकाले, कभी तुमने सुई से सिरिंज देखा होगा, अगर हम अंगूठा हटा लें तो पानी आगे निकलेगा नहीं, और नोक जितनी पतली कर लोगे दाब उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो पीछे भाग जाएगी सिरिंज। कभी किसी के इंजेक्शन लगा के देखना, किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल ऊपर पीछे की ओर लगा जाएगा। तो ये हम लिखेंगे, देखो हम जानते हैं लिख लो, किताब में तो लिखा हुआ डी, बी बराबर होता है अंडर रूट 2DH। अगर दाब अधिक हो गया, अधिक ऊंचाई तक पानी भरा है, तो वेग क्या होगा, अधिक होगा। और ये आखिरी पार्ट है, कोई स्पिन करते हुए विकेट की गेंद वायु में परवलयाकार पथ का अनुसरण नहीं करती। कोई स्पिन करती हुई गेंद वायु में परवलयी पथ का अनुसरण नहीं करती। क्यों? तो जब हमारी गेंद होती है, वायु में जाती है, तो वो स्पिन करती है। जब वो एक फेंकना परवलयाकार पथ पे गति तो उसको फेंकना पड़ता है। अब जब घुमा के भेजोगे, स्पिन करेगी, तो उस पर डबल फोर्स लगता है, एक घूर्णन और एक स्थानांतरी, इसीलिए वो परवलयाकार पथ पे नहीं चलता, वक्री पथ पे चल जाता है। अगर घूमे ना गेंद, हवा में फेंक दें तो परवलयाकार पथ पे चलेगा। चलो 9.5 देखो, 5 अभी तक न्यूमेरिकल नहीं आए हैं। चलो अब पहला न्यूमेरिकल आया, खुश हो जाओ, तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है। 9.5 पढ़ो, क्या कह रहा है? ऊंची एड़ी के जूते पहने 50 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई बालिका अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार एड़ी पर संतुलित करना चाहती है। तुम समझ रहे होंगे, तुमने भी पहना होगा जूते हाई हील वाले, जिनकी लंबाई कम होगी। द्रव्यमान 50 किलोमीटर है, 50 किलोग्राम है। अपने भार को संतुलित करना चाहती है एड़ी पर, और जूते की एड़ी पे वो कैसी है, वृत्ताकार है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर व्यास है। त्रिज्या कितनी होगी, 0.5। देखो न्यूमेरिकल को ध्यान से समझो। हमेशा न्यूमेरिकल हम लोग एमकेएस में लगाते हैं नंबर 1, तो जो कुछ किसी अन्य यूनिट में दिया है एमकेएस में चेंज करिए और यूनिट का विशेष ख्याल रखिए, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। ये केस हो सकता है कि मान लो श्याम किशोर का पैर है, जूता पहने, अब अपने इस एड़ी पे रोक रहे हैं, कहाँ रोक रही है, ये उनके स्लीपर की एड़ी है, सर्कुलर है। ये क्या मिला रहा है, पीछे देख रहा है, जब समझ नहीं पाता, तो बता रहे हैं कि कितना दाब लगाया, कितना एड़ी द्वारा फर्श पर आरोपित दाब। P बराबर क्या होता है, F/A। देख लो दाब कैसे निकलता है। F बराबर होता है mg, A बराबर क्या होता है, πr²। साफ करो चलो, m का मान है 50, g का मान है 9.8, ये है 3.14, 5 × 10⁻³ की पावर 2। साफ करो, ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये तो सरल है भाई। ये 9.5 है।
सॉल्व करोगे तो आएगा 6.2 × 10⁶। घर में कर लेना। ये देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल में कह सकते हैं, पास्कल पीए। ये तुम्हारे 9.1 से 9.5 तक होगा। देखो ग्रुप में मिल जाएंगे सारे 9.1 से 9.5। अब ये वीडियो कट कर दो फिर दोबारा